In this video, we are looking at Commissioner of Income Tax versus Satluj Cotton Mills Supply Agency Limited 1975 केस। ये केस रिलेटेड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 66 से, जो कि बात करता है टोटल इनकम की। इस सेक्शन को समझने से पहले दो टर्म समझना जरूरी है, असेसी एंड असेसमेंट ईयर। असेसी एक ऐसा पर्सन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, और असेसमेंट ईयर एक ऐसा 12 मंथ पीरियड है जो कि शुरू होता है अप्रैल 1 से 31 मार्च तक। तो सेक्शन 66 बात करता है कि जब हम एसएससी की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, तब हम ऐसी सारी इनकम्स इंक्लूड करते हैं जिस पर एसएससी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, या फिर ऐसा अमाउंट भी इंक्लूड करते हैं जहां पर जो एसएससी है वो इनकम टैक्स के उस अमाउंट के लिए कुछ भी डिडक्शन जो है उसके लिए इंटाइटल्ड है। तो ऐसा अमाउंट जो कि इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं है, या फिर ऐसा अमाउंट जिसके लिए जो एसएससी है वो इंटाइटल्ड है कि वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है, ऐसे दोनों अमाउंट भी इंक्लूड होंगे जब हम एसएससी की टोटल इनकम को कैलकुलेट या कंप्यूट करेंगे। द फैक्ट्स ऑफ द केसेस आर एज फॉलोज। सतलज कॉटन मिल्स सप्लाई एजेंसी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसे बिरलास कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम सतलज कॉटन मिल सप्लाई एजेंसी लिमिटेड को एसएससी कहकर एड्रेस करेंगे फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। इसके अलावा एक सेकंड कंपनी होती है ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग वीविंग कंपनी लिमिटेड, इसे भी बिरलास कंट्रोल करते हैं। 1951 में ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है फॉर पेड अप कैपिटल ऑफ 1,17,25,000। एसएससी क्योंकि इस रेयन कंपनी में इंटरेस्टेड होता है, तो ये इस कंपनी के इशू किए हुए 3,49,000 शेयर्स खरीद लेता है और पे करता है 8,72,500 एज एप्लीकेशन मनी एंड रिमेनिंग 26,17,500 एज फाइनल कॉल मनी। ये सारी परचेसेस हमारे एसएससी के रेजोल्यूशन द्वारा ऑथराइज्ड होती है। एसएससी फिर बाद में अपने टोटल शेयर में से कुछ शेयर 1,58,000 समथिंग शेयर्स सोल्ड आउट कर देता है, जिसकी वजह से उसे 2,13,150 का प्रॉफिट होता है। असेसमेंट ईयर 1956 और 57 के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर असेसी के अकाउंट्स को इस बेसिस पर असेस करते हैं कि जो शेयर बेचकर असेसी ने प्रॉफिट कमाया है वो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो भी टैक्सेबल है और एसएससी को इस प्रॉफिट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। पर एसईसी आर्ग्यू करता है कि ये जो अमाउंट है ये एक कैपिटल गेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो उसने शेयर परचेज किए थे वो बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट किए थे, और इस वजह से इस अमाउंट को रेवेन्यू रिसिप्ट के जैसे टैक्स्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जरूरी है कि पहले हम इन दो टर्म्स का मतलब समझ ले, कैपिटल गेन एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो मनी होता है जो आप अपने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी शर्ट की फैक्ट्री है, तो मैं जो शर्ट को बेचकर पैसे कमा रही हूँ क्योंकि वो मेरी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो उससे कमाया हुआ जितना भी पैसा होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट में जो रिसीव्ड मनी होता है वो टैक्सेबल होता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। नाउ कैपिटल गेन्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आप अपने एसेट्स को बेचकर कमाते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो चुकी होती है। ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो चुकी होती है, उनको बेचकर आप जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हम कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करते हैं। और कैपिटल गेन्स नॉन टैक्सेबल होते हैं, इस पर आपको जनरली टैक्स नहीं पे करना पड़ता। सो एसएससी डिमांड कर रहा था कि जो उसका ये प्रॉफिट है जो उसने अपने शेयर्स को बेचकर कमाया है वो कैपिटल गेन्स है, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट, और जिसकी वजह से उसे इस पर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इनकम टैक्स ऑफिसर इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद असेसी अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के सामने अपील फाइल करते हैं, जहां पर वो इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं और उसकी अपील को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद असेसी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और वहां पर अपनी अपील फाइल करते हैं। कमिंग टू द जजमेंट ऑफ द केस, जब ट्रिब्यूनल के पास अपील जाती है तो वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है और जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल है। ट्रिब्यूनल अपने कंक्लूजन के पीछे के रीजंस को बताते हुए फॉलोइंग पॉइंट सामने रखते हैं। रीजन नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पैराग्राफ 3 के अंदर क्लॉजेस 12, 13, 28 एंड 29 के अकॉर्डिंग एसएससी को ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी शेयर्स खरीद और बेच सकता है। रीजन नंबर 2,
असेसी को शेयर बेच के जो भी प्रॉफ़िट हुआ है, असेसी ने उसे किसी स्पेसिफ़िकली पर्पज़ के लिए सेट असाइड करके नहीं रखा है या फिर किसी रिज़र्व अकाउंट में नहीं रखा है, बल्कि इस 2,13,150 प्रॉफ़िट को इन्होंने प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया है। रिज़र्व अकाउंट एक बैकअप फंड होता है, जिसे सेट असाइड करके रख लेते हैं बिज़नेस अगर फ्यूचर में इन केस कभी एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ी। रीज़न नंबर 3, असेसी ने जो भी शेयर्स परचेज़ किए थे, वो बोरोड फंड से किए थे, ना कि उन पैसों से जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। रीज़न नंबर 4, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखकर ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जिस समय असेसी ने अपने शेयर को सेल किया है, उस टाइम पर ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं थी जिसके कारण उसे अपने शेयर्स को बेचकर अपनी एक्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़े। इसके अलावा असेसी ने अपने सेल प्रोसीड्स का कुछ पार्ट यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड में एज़ अ लिक्विड कैश भी जमा कर रखा है। बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जहाँ पर वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अपने शेयर्स को बेचकर अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफिल करना असेसी के लिए। रीज़न नंबर 5, असेसी ने पास्ट में कई बार शेयर को एज़ अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन डील किया है और इसी के चलते उन्होंने असेसमेंट ईयर 1951 और 52 में ये क्लेम किया था कि रुपीज़ 1,29,214 एज़ अ लॉस उन्हें हुआ है शेयर्स के साथ डील करते समय। तो जब आपको लॉस हुआ तो आपने असेसमेंट ईयर में उसे शो करके इनकम टैक्स से फ़ायदा तो उठा लिया, पर अब जब आपको प्रॉफ़िट हुआ है तो अब आप उसको एज़ अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन डिनाई कर रहे हैं। रीज़न नंबर 6 को नोट डाउन करते हुए ट्रिब्यूनल कहते हैं कि रीसेंट ईयर में एक बिज़नेस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, जहाँ पर जो बिज़नेसेस हैं वो लार्ज सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं नए वेंचर्स के शेयर में इस होप में कि आने वाले फ्यूचर में उन शेयर को हायर अमाउंट पर बेचकर सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स कमाए जा सके। इसके बाद मैटर हाई कोर्ट को रेफर किया जाता है और रेफरेंस पर हाई कोर्ट जजमेंट देते हुए फॉलोइंग पॉइंट्स नोट करते हैं। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पैरा 3 के क्लॉजेस 10, 12, 13, 28 और 29 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो एसएससी को ऑथराइज करता है शेयर को परचेस या सेल करने के लिए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। जो 2,13,150 का प्रॉफ़िट जो एसएससी ने प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड किया था, बिना उसे किसी रिज़र्व अकाउंट में रखे या फिर स्पेसिफ़िकली उसको किसी और पर्पज़ के लिए सेट असाइड किए बिना, ये इस बात कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो इस क्वेश्चन को डिसाइड करने में मदद करे कि वो जो अमाउंट है वो एक कैपिटल एसेट है या फिर वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। थर्ड, किसी भी मनी का जो नेचर या कैरेक्टर है, उसे डिटरमाइन करने के लिए आपको उसके इन्हेरेंट कैरेक्टर को देखना होता है, ना कि असेसी ने उस अमाउंट को किस तरह से ट्रीट किया है उसे। फोर्थ, ऐसे कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो ये शो कर सके जो शेयर खरीदे गए हैं वो किसी बोरोड फंड से खरीदे हैं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, एक सॉलिटरी ट्रांजैक्शन मीन्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन को आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मान सकते इस फैक्ट का कि जो शेयर को सेल किया गया है, वो एक एडवेंचर है इन द नेचर ऑफ ट्रेड। मतलब अगर एक ही नेचर के मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, तो आप उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन का पार्ट है। इट इज़ इन द नेचर ऑफ ट्रेड। बट अगर वहाँ पर सिर्फ़ एक सॉलिटरी ट्रांज़ैक्शन होता है, एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन होता है, तो आप उसके बेसिस पर नहीं बता सकते कि वेदर इट इज़ इन द नेचर ऑफ ट्रेड और नॉट। ये पता लगाना कि कोई लॉस या प्रॉफिट ट्रेडिंग लॉस है या ट्रेडिंग प्रॉफिट है कि नहीं, ये प्राइमरीली डिपेंड करता है किसी केस के सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट पर। और एज़ लॉन्ग एज़ ट्रिब्यूनल अगर सारे करेक्ट टेस्ट जो कि लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें अप्लाई कर अपनी फाइंडिंग डिसाइड करता है, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट के पास कोई स्कोप नहीं है, वो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करे। ऐसे मैटर्स में हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होता है। सारे रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को देखकर ट्राइब्यूनल ने ये पाया कि डोमिनेंट इंटेंशन एसएससी का प्रॉफिट कमाना था, शेयर्स को रीसेल करके, ना कि कोई तरह का इन्वेस्टमेंट करना। और हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए जजमेंट में इंटरफेयर करना सही होगा। एंड इन द रिजल्ट द हाई कोर्ट रिवर्स द जजमेंट एंड अलाउ द अपील विद कॉस्ट्स।